नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, लेकिन लगातार नाउम्मीदी उत्तर प्रदेश से हासिल हो रही है। और ताज़ा मामला रामपुर का है, जहां छेड़छाड़ की एक घटना हुई, लेकिन उस घटना का वीडियो सामने आ गया। वीडियो को देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये रामपुर नहीं बल्कि शर्मपुर है। अरे हमें गंदा काम नहीं करना है ना भैया, छोड़ना। इसके कपड़े दे दो, कपड़े। यूपी को ये क्या हो गया है? किसी की बात नहीं है घर में। क्यों नहीं थम रही वारदात? क्यों शर्मसार हो रहा है सूबा? क्यों नाकाम हो रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड? कहानी बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, बेहद घिनौनी है और रोंगटे खड़े करने वाली है। खून जमा देने वाली उस कहानी के पूरे सबूत मौजूद हैं। रामपुर जिले की है, टांडा थाना कहलाता है यह इलाका। ये दो लड़कियां अपने दोस्त के साथ इस बगीचे से गुजर रही हैं। तभी कुछ मनचले भी वहां से जा रहे होते हैं। अब जरा गौर से देखिए कि उन मनचलों ने दोनों लड़कियों के साथ क्या किया। अरे कपड़े देखिए उसके। सारे मनचले मिलकर दोनों लड़कियों को घेर लेते हैं और फिर शुरू होती है हैवानियत की हद। इनके साथ वैसा ही खेल खेला जाता है जैसे जंगली कुत्ते अपने शिकार के साथ खेलते हैं। तस्वीरें देखिए कैसे सारे मनचलों ने इस लड़की को पकड़ लिया है। एक इसके मुंह को दबा रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसकी वीडियो बनाओ। लेकिन इन छोटे छोटे शोधों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये गिद्ध की तरह उस लड़की को नोचने में जुटे हुए हैं। लड़की एक बार किसी तरह से इनके चंगुल से छूटती है तो ये इसे दोबारा पकड़ लेते हैं और फिर उसे गोद में उठा लिया जाता है। इसके साथ आने वाली दूसरी औरत बेदम होकर चीख रही है, माँ बहनों की दुहाई दे रही है, लेकिन ये सब के सब वहशी हैं। इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, ना तो कुछ समझ में आ रहा है। वो गुंडे अपना काम करते रहे और वीडियो बनाते रहे। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और बिना शिकायत का इंतजार किए बगैर ही मामला दर्ज कर लिया। वीडियो के आधार पर मनचलों की पहचान की गई और 14 के खिलाफ एफआईआर हुई। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। सुना ही थी कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ युवतियों के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। कुछ अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक मुख्य अभियुक्त जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अन्य के खिलाफ कार्रवाई जारी है। क्योंकि अभी इसमें जो वादी है उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी, जो इसमें पीड़ित है उनकी, तो इस वजह से पुलिस ने ही स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा कायम किया। पुलिस ने भले ही मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई की, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है। सवाल ये कि जब हर जिले में योगी सरकार ने पूरे तामझाम से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है, तो रामपुर के मनचलों पर लगाम क्यों नहीं लगी? इसमें कोई हैरत की बात तो है ही नहीं। मौजूदा सरकार में जितने बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, लूट हुई है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बुलंदशहर के हादसे के बाद हर शख्स को कम से कम अपनी बेटी औरत को कोशिश करना चाहिए वो घर में रहे। इन लड़कियों को भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। विरोधियों के पास सवाल है, लेकिन सरकार के पास जवाब भी है। लेकिन जवाब वही पुराना कि सख्ती से निपटा जाएगा। शहनवाज नाम का जो व्यक्ति है उसको पकड़ लिया है पुलिस ने और कतई तौर पर कह दिया गया है कि बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो और इनको इतनी सजा दी जाए कि ताकि इस सजा से दूसरे लोगों के अंदर एक ये मैसेज जाना चाहिए
कि इस तरह के घटना करने वाले लोगों को, इस तरह से गंदी घटना करने वाले, खासकर जो एंटी भू माफिया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये सब चीजें पहले से घट रही थी। दावे कुछ भी हों, लेकिन हकीकत यही है कि रामपुर की तस्वीरों को देखकर यूपी में लड़कियां घर से निकलने से पहले 100 बार सोचेंगी। खासकर गांव और कस्बों में, जहां के बाग बगीचों में अक्सर ऐसे ही मंचलों से मुलाकात का डर सताता रहेगा। रामपुर से आमिर खान के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से योगी सरकार दावे कर रही है कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है और होगा, और इसके लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सीधी सीधी चेतावनी भी दे चुके हैं। मंचलों पर लगाम के लिए और छेड़छाड़ रोकने के लिए यूपी के सभी जिलों में ARS यानी एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, दनादन राज्य के करीब 200 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कई IAS अधिकारियों के तबादले किए भी जा रहे हैं। आज 222 वरिष्ठ PCS अधिकारियों के तबादले भी किए गए। लेकिन तमाम उपायों के बावजूद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली। आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। जेवर कांड के आरोपी अब भी कानून के शिकंजे से बहुत दूर हैं, और शायद यही वजह है कि विरोधियों ने अब योगी आदित्यनाथ सरकार को अपने निशाने पर ले रखा है। और आइए अब बात करते हैं उन गुंडों की जो कानून को ठेंगे पर रखते हैं और जिन्हें न तो कानून की और न ही सरकार की कोई परवाह है, और न ही ये किसी भी सिस्टम से डरते हैं, और न ही इन्हें डर भी लगता है। ये गुंडे आजकल मुंह उठाए घरों से बाहर निकलते हैं और गाय के साथ किसी को भी पकड़ लेते हैं, और उसके बाद गौरक्षा के नाम पर उस शख्स की जमकर पिटाई कर देते हैं। देखिए, वैसे ही कुछ महागुंडों ने पिछले 2-3 दिनों में कहां और किस किस तरह से अपनी हदें पार की हैं। इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी सुनकर आपको गुंडागर्दी और दादागिरी जैसे शब्द बहुत छोटे लगेंगे। बेशर्मी और बेहयाई शब्दों का इस्तेमाल भी बेमानी लगेगा। बेहिचक बेधड़क लात और घूंसे बरसा रहे भुवनेश्वर के इन महागुंडों को बस इतनी खबर मिली थी कि कोचुवेली गुवाहाटी एक्सप्रेस से कुछ गायों को ले जाया जा रहा है। फिर आनन फानन में समाज के स्वयंभू ठेकेदारों की टीम भुवनेश्वर स्टेशन पर पहुंची और उन 2 लोगों को बेरहमी से पीटा जो तमिलनाडु के सलेम से खरीदी गायों को लेकर गुवाहाटी जा रहे थे। खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता और गौरक्षक होने का दावा करने वाले इन दरिंदों ने इतना भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वो कौन है और गायों को कहां लेकर जा रहे हैं। बस मुंह से भांजते रहे और हदें पार करते रहे। मारपीट से मन नहीं भरा तो दोनों के कपड़े भी फाड़े गए। तस्वीरों को गौर से देखिए। इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों को सीढ़ियों से बांध दिया गया। दरअसल दुधारू गायों को सलेम से गुवाहाटी ले जाने वाले दोनों लोग नोएडा के एक डेयरी फार्म के कर्मचारी थे। गायों को गुवाहाटी से मेघालय भेजा जाना था और मेघालय सरकार के पशुपालन विभाग को सौंपा जाना था। इन सब के सबूत और पूरे दस्तावेज उन दोनों कर्मचारियों के पास मौजूद थे, जिन्हें न बोलने का मौका दिया गया और न ही अपनी बेगुनाही की दलील सामने रखने की। दिलचस्प ये कि करीब 1 घंटे तक भुवनेश्वर स्टेशन पर दरिंदगी का खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव नहीं किया। डेयरी फार्म के दोनों कर्मचारियों की भरपूर पिटाई और सारे गायों को स्टेशन पर उतार लेने के बाद रेल पुलिस हरकत में आई और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जब बवाल बढ़ा तब जाकर रेलवे पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उड़ीसा से महाराष्ट्र के मालेगांव चलिए। गोरक्षा के नाम पर तथाकथित गोरक्षकों ने एक शख्स पर धावा बोला। किसी ने घूंसे मारे तो किसी ने डंडे से पिटाई की, भद्दी भद्दी गालियां दी। इन स्वयंभू गोरक्षकों को जानकारी मिली कि कुछ लोग चोरी छिपे गाय का मांस बेच रहे हैं। फिर क्या था, गुंडागर्दी शुरू हो गई। मांस बेचने वाला
गिड़गिड़ाता रहा कि ये गाय नहीं भैंस का मीट है, लेकिन ना किसी को सुनना था और ना किसी ने सुनी। जी भरकर पिटाई करने के बाद सामान समेत वो महागुंडे मीट बेचने वालों को थाने ले गए। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाई और पिटाई करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मांस बेचने वाले दोनों कारोबारियों को भी हवालात में डाल दिया। पुलिस स्टेशन मालेगांव के राजूरा गांव है। राजूरा गांव में जो घटना घटी है उसके बारे में अभी दोनों तरफ से 2 ऑफेंस रजिस्टर किया है और दोनों तरफ के जो आरोपी हैं वो 9 आरोपी हमने अरेस्ट किया है और आरोपी अभी कोर्ट के सामने पेश किया है। फिलहाल जो है तो इन्वेस्टिगेशन चालू है और पूरे गांव में और पूरे इसमें शांतता है। उधर पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भी 2 दिनों से गोरक्षा के नाम पर गुंडों ने जमकर कहर बरपाया। मवेशियों को ले जा रहे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। गोरक्षा के नाम पर दरिंदगी थम नहीं रही, जबकि सरकार बार बार चेतावनी दे रही है। जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भुवनेश्वर, मालेगांव और उत्तरी 24 परगना की तस्वीरें ढेरों सवाल खड़े कर जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को ताकत कहां से मिल रही है। सवाल ये भी कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के आगे हमारा सिस्टम, हमारा संविधान और हमारा कानून इतना मजबूर क्यों है। भुवनेश्वर से मोहम्मद सूफियान के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ स्वयंभू गौ रक्षकों की महागुंडागर्दी है तो दूसरी ओर मवेशियों की खरीद बिक्री को लेकर सरकार का नया कानून है। केंद्र सरकार ने जैसे ही नए कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया और राजनीति अब गर्मा रही है। पशुओं को लेकर एक बार फिर इंसानी समाज में आग सुलगने लगी है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हंगामा बरपा है और वजह है पशुओं को लेकर केंद्र सरकार के नए नियम, जिसके तहत वध के लिए जानवरों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र का ये नया नियम मांसाहारियों और पशु कारोबारियों को रास नहीं आ रहा है, लिहाजा विरोध हो रहा है। कोयम्बटूर और चेन्नई में लोग केंद्र के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो त्रिवेंद्रम में लेफ्ट के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर जोरदार विरोध किया। वहीं मुजफ्फरनगर में मीट कारोबारियों ने बाजार बंद करके नाराजगी जाहिर की। अब हालात ये हैं, हम लोग तो थक करके हार करके बैठ गए। संशोधन होना चाहिए। हाँ, संशोधन होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पब्लिक भूखी मरती है तो उसकी सरकार की ही जिम्मेदारी है, उसी का दायित्व बनता है। हम लोग कमजोर लोग हैं, अनपढ़ लोग ज्यादा हैं हम। वैसे ज्यादा हड़कंपूर्ण राज्यों में है जहां बीफ पर पाबंदी नहीं है। विरोध के पीछे दलील ये भी दी जा रही है कि फैसले से किसानों पर असर पड़ेगा। उधर केंद्र सरकार के फैसले से कारोबारी भी नाराज हैं। कह रहे हैं कि पशुओं से जुड़े अरबों रुपए के व्यापार ठप हो जाएंगे, चमड़े का कारोबार बंद हो जाएगा और साबुन जैसे दूसरे उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई बाधित होगी। केंद्रीय सरकार कह रही है कि फैसले से ना तो कारोबारियों पर असर पड़ेगा और न ही किसानों को परेशानी होगी। सरकार की दलील चाहे जो भी हो, लेकिन तय मानिए, पशुओं के साथ क्रूरता बंद करने के नाम पर बनाए गए नियमों पर बवाल बढ़ेगा, क्योंकि कथित गोरक्षकों और स्वयंभू ठेकेदारों का आतंक बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। क्या है वो कानून, केंद्र सरकार के वो नए नियम जिनका विरोध हो रहा है? दरअसल पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त पशु क्रूरता निरोधक यानी कि पशुधन बाजार नियमन नियम 2017 के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख्स बाजार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिए लेकर नहीं आए। किसी भी शख्स को पशु बाजार में मवेशी को बेचने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वो एफिडेविट ना दे
एफिडेविट में मवेशी के मालिक का नाम और पता होना चाहिए, साथ ही फोटो पहचान पत्र की एक प्रति भी लगी होनी चाहिए। अधिसूचना के अनुसार मवेशी की पहचान के विवरण के साथ साथ ये साफ करना होगा कि मवेशी को बाजार में बिक्री के लाने का उद्देश्य उसका वध नहीं है। गौशाला, पशु कल्याण संस्थाओं आदि को भी कोई भी मवेशी गोद लेने के दौरान यह एफिडेविट देना होगा कि वो हत्या के लिए नहीं बल्कि कृषि उद्देश्य से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस नियम के तहत राज्य से बाहर के व्यक्ति को भी मवेशी बेचने पर रोक लगा दी गई है। पशु बाजार में मौजूद अधिकारियों को दस्तावेज के जरिए मवेशी के खरीदार की जांच करनी होगी कि वो किसान ही है। इस नोटिफिकेशन में मवेशी के तहत सांड, गाय, भैंस, बछड़े और ऊंट को भी रखा गया है। जाहिर है मवेशियों की खरीद बिक्री को पेचीदा कर दिया गया है। मतलब अब मवेशियों की खरीद और बिक्री करनी है तो पूरे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, वरना आपको मुश्किल होगी। फिलहाल रुख अगली खबर का। मेरा देश वाकई बदल रहा है क्योंकि हर क्षेत्र में बेटियां अपना दम दिखा रही हैं। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों का आज ऐलान किया तो एक बार फिर से पहले 2 नंबर पर लड़कियों का ही कब्जा रहा। दिल्ली से सटे नोएडा की रक्षा गोपाल पहले नंबर पर रही तो चंडीगढ़ की भूमि को दूसरा स्थान हासिल हुआ। बेटियों ने दम दिखाया और बाजी मार ली। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियां टॉपर बनी। ये देश की वो 2 होनहार बेटियां हैं जिन्होंने 12वीं के नतीजों में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। नोएडा की रक्षा गोपाल, जिसने 99.6% अंक हासिल कर पूरे देश में पहले नंबर पर रही। एमएटी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा रक्षा को 500 में से 498 अंक मिले। दिलचस्प यह है कि रक्षा गोपाल ने यह कारनामा साइंस में नहीं बल्कि आर्ट्स में किया है। जी मेहनत तो बहुत की थी, एकदम इसमें टैक्टिक बस ये था कि एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो एंड थैंकफुली पूरी स्कूल की वजह से, पेरेंट्स की वजह से सब कुछ अच्छा गया है। तो बस अपने आप को बस एकदम काम रखना पड़ा था। थोड़ा बीच में से स्ट्रेस पॉइंट्स थे बट देन अब मैंने मैनेज कर लिया थैंकफुली बिकॉज ऑफ एवरीवन इन सपोर्ट की वजह से। अब चंडीगढ़ की रहने वाली भूमि सावंत से मिलिए। सेक्टर 8 के डीएवी स्कूल की भूमि 99.4% अंक लाकर दूसरे नंबर पर रही। बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। इट्स अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। 12वीं की परीक्षा में चंडीगढ़ के भवन विद्यालय के 2 छात्र मन्नत लूथरा और आदित्य नैना 99.2% अंक हासिल कर तीसरे नंबर पर रहे। मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा उनको विश्वास था मेरे रिजल्ट पर। मेरे को लगा था कि मैंने अच्छा किया है, पर उनको शुरू से ही मुझ पे था कि ये कुछ आगे करेगा, तो उन्होंने उस हिसाब से ही मुझ पे मेहनत करी। मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने भी आज तक मेरे को नर्सरी से लेकर अब तक पढ़ाया है एंड इवन माय पेरेंट्स, उनका भी बहुत बड़ा रोल था मेरे इसमें सक्सेस में। सीक्रेट क्या है आपकी सक्सेस की? आई थिंक हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड अवॉइडिंग सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन। अगर इस बार सीबीएसई 12वीं के नतीजों पर नजर डालें तो 95 से 100% के बीच स्कोर करने वाले छात्रों की तादाद में इजाफा हुआ है। पिछले साल 95 से 100% के बीच स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या 9,351 थी, जो इस साल बढ़कर 10,500 हो गई। जहां तक सफल छात्रों का सवाल है तो इस साल 12वीं की परीक्षा में 82% छात्र पास हुए हैं, जबकि पिछले साल 83% छात्र सफल रहे थे। लेकिन इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उतने ही छात्र पास हुए जितने पिछले साल हुए थे। 12वीं के नतीजों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सस्पेंस जारी था। छात्र ऊहापोह में थे, लेकिन अब छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बहरहाल ज्यादा मुस्कान और सुकून एक बार फिर बेटियों के चेहरे पर है। नोएडा से रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर माता वैष्णो देवी की, जहां मई में जैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो कुदरत भी अपना खतरनाक चेहरा दिखाना शुरू कर देती है। पिछले 2 सालों से मई में कटरा के करीब जंगलों में भयंकर आग लगती है और खौफ की लपटें उठने लगती हैं। पिछले कुछ सालों में कटरा के आसपास के जंगलों में आग लगने की घटना ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी बढ़ती नहीं है कि चीड़ के जंगल सुलगने लगते हैं और आग बढ़ती जाती है।
शनिवार की शाम भी माता वैष्णो देवी के दरबार से सटे जंगलों में लपटें उठने लगी, जिसे काबू में करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को करीब 18 घंटे लग गए। आग बुझाने में कुदरत ने भी थोड़ी बहुत मदद की। बारिश और ओलों की वजह से धधकते ज्वाले की जगह धुएं ने ले ली। कल शाम को हिमकोटी के आसपास कुछ आग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और इमीडिएटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, श्राइन बोर्ड है, सब लोग हरकत में आए और इसको बुझाने की कोशिश की। और अब जो है आज रात को ही आग कंट्रोल की गई और यात्रा जो है अब स्मूथली चल रही है। इसमें श्राइन बोर्ड के मैक्सिमम लोग थे और पुलिस की तरफ से भी जो भी हमारे पास नफरी थी वो अलर्ट की। श्राइन बोर्ड का जो फॉरेस्ट का स्टाफ है वो है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो भी हुआ, सब लोग उन्होंने मिलकर जितना भी था वो फायर को कंट्रोल किया। जब तक आग पर काबू पाने का काम चलता रहा तब तक श्रद्धालुओं को रोक दिया गया और यात्रा रुकी रही। जैसे ही आग पर थोड़ा काबू पाया गया, पुराने रास्ते को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया और फिर कुछ घंटों बाद हिमकोटी रास्ता भी खोल दिया गया। माता वैष्णो देवी मंदिर में जो उसके आसपास के जो हिमकोटी इलाके में जहां पर आग लगी हुई थी जंगलों में, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। और कल रात को जो है हिमकोटी का जो रूट था, जो कि बैटरी रूट था, उसको वहां से यात्रा बंद कर दी थी और आज जो है सुबह वहां से यात्रा खोल दी गई है। वहां पर जो है सबसे पहले जो आग लगी थी एक गांव से लगी थी, जो कि पलेल गांव है। वहां से वो जो है वो पूरा जो इलाका है वो बिल्कुल जंगली इलाका है। आप देख रहे हैं इसी तरह का इलाका है। पिछले साल भी मई के महीने में माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर लगी भीषण आग ने तबाही मचाई थी। आग पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा था। एक बार फिर मई के महीने में ही वैष्णो देवी के आसपास के पहाड़ों में आग धधकने लगी है। कटरा में गौरव पराशर के साथ अश्वनी कुमार, जम्मू आज तक। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार हो रही है। पिछले 7 दिन में 10 आतंकवादियों का मारा जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, घुसपैठ की आशंका बढ़ रही है और इसीलिए सीमा पर सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन में आज तक के कैमरे से हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता गौरव सावंत LOC पर पहुंचे और गौरव ने जो कुछ भी देखा वो आप भी देखिए। सरहद पर जंगलों में सेना की ऐसी निगहबानी है कि दुश्मन दिखा तो उसका खेल खत्म समझो। सरहद पार से आने वाले आतंक के रंग रूटों को सरहद में घुसते ही मौत का पैगाम देने का मास्टर प्लान है ये। बॉर्डर पर लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश को खत्म कर देने वाला सर्च ऑपरेशन। आज इस सर्च ऑपरेशन को आज तक की नजर से देखिए, क्योंकि सरहद के घने जंगलों में इस सर्च ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज तक संवाददाता पहुंचे हैं। नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ दिनों के दौरान नौगाम सेक्टर में बड़ी घुसपैठ की कोशिश के बाद फिर अब आशंका है कि मस्सिल सेक्टर में भी नियंत्रण रेखा पर कुछ घुसपैठ हुई होगी, जिसको लेकर भारतीय सेना पिछले 1 हफ्ते से लगातार नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में एक महा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की सेना की टुकड़ियां इन जंगली इलाकों में जाकर जगहों को खंगाल रही है जहां पर शक जताया जा रहा है कि घुसपैठ हुई होगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सेना यही मानती है कि अगर कोई घुसपैठ नियंत्रण रेखा पर हुई भी है तो उन घुसपैठियों को खत्म करने के लिए इस तरह के अभियान नियंत्रण रेखा में आजकल रोज का हिस्सा है। कुपवाड़ा के घने जंगलों के बीच सेना की टुकड़ी चौकस है। जंगल में आशंका का पत्ता भी हिला तो तुरंत जवानों की राइफल गरज उठती है। तस्वीरें देखकर सतर्कता का अंदाजा लगाइए। आतंक ने गर्दन उठाई कि मरोड़ देने के लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। यहाँ पे हम अपना रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम
समय समय पे करते रहते हैं ताकि हम फायर से फायर ड्रॉ कर पाएं और हम पहचान सकें अगर यहाँ पे कोई मिलिटेंट छुपा हो। कुपवाड़ा के ये जंगल सरहद पर कई किलोमीटर में फैले हैं। यहाँ आतंकी खुद को सुरक्षित रखने के लिए छिपते हैं और यही आतंक की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान बनाते हैं। घने जंगल में उनको छुपाव मिल जाता है नजर से, उसके सिवाय वहाँ पे लोग कम जाते हैं, इस कारण हमें इंफॉर्मेशन मिलना भी वहाँ पे मुश्किल होता है। तो वो ज़्यादातर घने जंगलों में रुकते हैं ताकि आर्मी उन्हें आराम से ढूंढ ना पाए। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, मालूम नहीं कि किस ओर से आतंकी गोलीबारी शुरू कर दें, इसलिए जवान सचेत नजर आते हैं। कश्मीर में हम नियंत्रण रेखा से सटे उन घने जंगलों में हैं जिनकी चर्चाएं आम दिनों को होती है। दरअसल ये पूरा इलाका जो है न सिर्फ घने और सब्ज जंगलों से भरा हुआ है, बल्कि इतने घने जंगल इस इलाके में हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति महीनों को छुप सकता है और बनक भी किसी को नहीं हो सकती है। उसी का फायदा यहां पर घुसपैठिए भी लेते हैं। जो सीमा पार से मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट करते हैं वो इन्हीं रास्तों को चुनते हैं। पिछले दिनों जो सेना के पास खबरें आई हैं उसके अनुसार कई इलाकों में घुसपैठ हुई है। उसी को खंगालने के लिए सेना का एक महाअभियान नियंत्रण रेखा के आसपास चल रहा है। बर्फ पिघलने के साथ इस इलाके में आतंकी घुसपैठ में बढ़ोतरी हो जाती है, मगर आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के सपूत तैयार हैं। सर, एक तो ये हमारा रूटीन वर्क है जो भी हम करते हैं। नंबर 2, हमें खबर मिली थी 2 से 3 मिलिटेंट की, तो उसी के लिए आज हमें सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हमारा कॉन्टैक्ट हो जाता तो उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये दरअसल ये कहानी है जो हमेशा साल भर नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सेना की तैनाती होती है और सेना के इस तरह के अभियान होते हैं। लेकिन उस बीच पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में सेना को खबरें मिली हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अपने विशेष नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के गार्ड्स जो हैं उनको नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है। माना जा रहा है कि उनकी मंशा बैट ऑपरेशंस की है, जिसको लेकर नियंत्रण रेखा के नज़दीक इस तरह के इलाकों में सेना को न सिर्फ चौकस कर दिया गया है, बल्कि उनकी जो ड्यूटी है वो भी काफ़ी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ काफ़ी एग्रेसिव उनको कर दिया गया है, ताकि अगर इस तरह की कोई भी कोशिश नियंत्रण रेखा के पास इलाकों में होती है तो उनको विफल किया जाए। जवानों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि पुंछ में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश में एक घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके पहले कई दिनों से सेना को खुफिया सूचना मिल रही थी कि रामपुर में एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। जवानों ने वहां भी नजरें जमा रखी थी और फिर शुक्रवार की शाम सेना को 6 आतंकियों की टोली भारतीय सरहद की ओर आती दिखाई दी। फौज के जवानों ने जाल बिछाया और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं दिया। सारे आतंकियों को वहीं का वहीं ढेर कर दिया। स्पेसिफिकली आपको इस ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ऑपरेशन कैसा हुआ और हमने किस टाइम पे उनको डिटेक्ट किए, लास्ट नाइट तक डिटेक्ट किए। उसके बाद हम उनको पूरी 6 की 6 टेररिस्ट को अंदर आके उनको हमारी कोशिश था कि ऑल 6 टेररिस्ट को मार गिराए। ताकि क्या ये अंदर आए थे? क्या फेंस के अंदर? क्या ये फेंस के अंदर आए थे? नहीं, फेंस के अंदर नहीं, जंगल के अंदर आए थे। जंगल से और फेंस थोड़ा दूरी में था। हमने फेंस पहुंचने से पहले ही उनको हमने एंगेज करके उनको एलिमिनेट कर। रामपुर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के ढेर होने से कुछ घंटे पहले सेना को एक और बड़ी कामयाबी उरी सेक्टर में मिली थी। शुक्रवार को उरी में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने हमारी टुकड़ी पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। जवानों ने उन्हें भी मुकम्मल जवाब दिया और बैठ के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उरी और रामपुर में जिस तरह से घुसपैठियों को मार गिराया गया, ठीक वैसा ही सर्च ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है। देखिए, मजाल नहीं कि जवान की पलक तक झपके। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर इस वक्त निशाना साधे हुए हैं, मतलब आपने अपनी बंदूक खड़ी रखी है किसी जंगल की ओर, किस लिए ये हो रहा है और क्या आपको यहाँ पर आशंका है? हमें यहाँ पे खबर मिली है अभी कि 2 या 3 मिलिटेंट ऊपर से नीचे डाउन हो रहे हैं। तो हम उनके लिए तैयार हैं यहाँ पे कि अगर वो आएंगे तो हम उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये एम्बुश पार्टी का एक हिस्सा है यहाँ पे? हाँ, एम्बुश और एडीपी का हिस्सा है हमारा, ये रूटीन वर्क है। सुना आपने, सरहद पार के पहाड़ों से जैसे ही घुसपैठिए नीचे उतरेंगे, उन्हें सीधे ऊपर पहुंचाने के लिए एकाग्रता साधे इंतजार कर रहे हैं ये जवान।
इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये कई 100 किलोमीटर में फैला यह जंगल का इलाका है और जगह जगह पर आपको इस तरह इन दिनों में सेना की तैनाती दिखेगी, जहां पर वो बंदूक पर निशाना साधे हुए सामने की तरफ देख रहे हैं कि अगर कहीं भी दुश्मन या घुसपैठिए की कोई हरकत उन्हें नजर आती है तो गोलियां उस वक्त चलेंगी। आतंक को खत्म करने का इरादा यहाँ हर जवान के मन में पल रहा है। सेना का एक ही मकसद है कि कोई भी दुश्मन आए उसको मारना, मेन मकसद है हमारा। कोई भी हमारे एआर में दुश्मन आता है, कोई जंगल में खबर मिलती है और उसको न्यूट्रलाइजेशन करना। ये है यहाँ पर जो है जिसको हम एम्बुश बोलते हैं। इस तरह के एम्बुश खास तौर से उस वक्त ज्यादा ही सावधान करने पड़ते हैं जब ये सेना के पास जानकारी हो कि दुश्मन जो है कहीं ना कहीं कोई हरकत करने के लिए तैयार बैठा है, तो इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं इन जंगलों में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में और तेजी से जारी रखे जाते हैं। अब सेना के कमांडर से सुनिए कि कैसे नीलम वैली से पाकिस्तानी आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, लोलाब का एरिया जो है मच्छल के साथ लगा हुआ है और नीलम वैली से पाकिस्तान घुसपैठिए भेजता है यहाँ पर। और अभी चूंकि बर्फ पिघल गई है और इस समय सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, बट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सेना तैनात है वो काफ़ी एक्टिव है। काफ़ी जो उनके नापाक इरादे हैं उनको अंजाम नहीं दिया जा रहा। और अगर कोई वहाँ से पार हो भी जाएगा तो हमारी सेना जो दूसरे टियर और बाकी इलाके में लगी हुई है वो उनको ढूंढ के उनके पीछे लगी रहेगी। खबरों की माने तो एलओसी के पार पाकिस्तान ने अपने एसएसजी कमांडो और बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात कर रखा है, मगर उनको भी धूल चटा देने के लिए तैयार हैं देश के सैनिक। ये पाकिस्तान इस तरह की हरकतें पहले भी करता रहा है और हम इसका जवाब देने के लिए पूरे तैयार हैं। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा, सेना ने बखूबी उसका जवाब भी दिया है और हम इसके लिए इस चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरअसल बर्फ जब पिघलती है तो सरहद पर फ्रेंच को क्षतिग्रस्त भी करती है। आतंकी इसी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हाँ, उसका फायदा उठाते हैं, बट उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं, हमारे पास और काफ़ी आले हैं जिससे हम उनकी मूवमेंट पिकअप करते हैं और इसका जरूर फायदा उठाते हैं। बट हमारी सेना वहाँ पर उस इलाकों में भी तैनात है और हम उसको नाकामयाब करेंगे। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने की हरकत हुई तो उनकी मौत निश्चित है। अशरफ वन, लोलाब और कुपवाड़ा बॉर्डर, आज तक। पाकिस्तान हमेशा ऐसी फिराक में रहता है कि वो भारत में आतंक का खेल खेल सके और ये मौसम उसके आतंकवादियों के इस पार यानी कि हमारे देश में आने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मुफीद होता है। मगर पाकिस्तान को ये मालूम नहीं कि हिंदुस्तानी जांबाज मुस्तैद हैं। अगर सीमा पार की तो बेमौत मारे जाना तय है। सरहद से सटे ये घने जंगल ही आतंकियों की पनाहगाह बनते हैं, इसलिए यहाँ सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो एलओसी पर 4000 जवान और भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि सरहद पार पाकिस्तानी लॉन्च पैड में 200 से 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। देखिए, इस बार जो लॉन्च पैड्स हैं उसमें बहुत तादाद में मिलिटेंट्स हैं। तकरीबन 200 से 250 मिलिटेंट लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि उनको इस तरफ दाखिल किया जाए। और इस बार भारतीय सेना ने बहुत ही सतर्क तरीके से एलसी के ऊपर ही इस तरह के इंतजामात किए हैं ताकि मैक्सिमम मिलिटेंट्स को एलसी के ऊपर ही एलिमिनेट किया जाए। इन्हीं आतंकियों को रोकने के लिए लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
जो जिस तरह से जो आप ये जंगल है घने घने काफ़ी बड़े एरियाज़ हैं, और अगर हम मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, मेरे पीछे जो पहाड़ हैं ये पाकिस्तान का इलाका आता है, और मेरे पीछे जो पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद जो निशान दिख रहे हैं वो दर्शाता है कि जिन पहाड़ों पर 20 से 25 फुट बर्फ़ होती है वो अब ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म समाप्त हो गई है। और तापमान की अगर यहाँ बात करें, जहाँ सर्दियों में तापमान 0 से 10 से 20 डिग्री नीचे होता है, वहीं पर आजकल तापमान 20 से 25 डिग्री दिन में होता है, और उस बीच चलना फिरना इन जंगलों में रहना काफ़ी आसान हो जाता है। और यही वो मौका रहता है जब सीमा पार से घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस बार चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है, उस बीच सेना के पास ये खबरें हैं कि लगातार लॉन्चिंग पैड्स पर अलग अलग संगठनों के मिलिटेंट जमा हो रहे हैं और वो घुसपैठ की फिराक में हैं। देखिए, अभी ये स्नो इस बार ज़्यादा पड़ी थी, स्नो पिघलने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे जैसे ये हर साल का इनका ये रूटीन है कि जब ये स्नो पिघलती है तब इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जस्ट स्नो पिघलनी शुरू हो गई है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। सेना को जैसे ही आतंकियों के घुसपैठ की सूचना मिलती है, सेना सक्रिय होकर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देती है। कि कोशिश तो सीमा पार से रहेगी लगातार, न सिर्फ घुसपैठ बढ़ाने की बल्कि साथ ही साथ भारतीय सेना को निशाना बनाने की, जिसको लेकर भारतीय सेना भी नियंत्रण रेखा पर काफी चौकस है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, नियंत्रण रेखा, कुपवारा, आज तक। आपने लोलाब वैली के आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट देख ली। आइए अब आपको उरी बारामूला बॉर्डर की तस्वीर हम दिखाते हैं। यहां भी जवानों की वैसी ही मुस्तैदी है। नियंत्रण रेखा लोलाब की तस्वीरें आपने देख ली। लोलाब वैली में माछिल और कुपवाड़ा के जंगलों में जिस तरह से मुस्तैदी है, वैसे ही मुस्तैदी उरी बारामूला बॉर्डर पर भी है। देखिए, ये उरी बारामूला बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां हाथों में राइफल थामे जवान सजग है। जरा सी भी आहट इन्हें चौकन्ना कर देती है। मकसद सिर्फ एक कि किसी भी सूरत में घुसपैठ नहीं होने देना है। पिछले 7 दिनों में 12 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन सेना के मुताबिक जैसे जैसे पीछे इन पहाड़ियों में बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे आतंकवाद शुरू हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो रही हैं। सेना में जो गुप्तचर सूचना के मुताबिक जानकारी आती है, उसके मुताबिक लॉन्च पैड इस समय भरे हुए हैं। वहां न केवल पाकिस्तानी आतंकवादी बल्कि पाकिस्तानी सेना के कमांडो एक साथ प्रशिक्षण पाने के बाद ऑपरेशंस की तैयारी में हैं। दरअसल सेना का तकनीकी सूचना तंत्र बता रहा है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ भारत में घुसने के फिराक में है। सेना को सबसे ज्यादा जानकारी टेक्नोलॉजी की मदद से मिल रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से आतंकवादी जब अपना कैंप छोड़ते हैं और जब घुस रहे होते हैं, घुसपैठ कर रहे होते हैं, तभी वो जानकारी आ जाती है और उसके बाद इन ऑपरेशंस को अंजाम देने में मदद मिलती है। हिंदुस्तान की सरहद पर ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखे तो मौत तय है। गौरव सावंत, उरी बारामूला बॉर्डर, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आज तक।